ठंड में जुगाड़ू बहुओं का तंबू ससुराल। सिवली, मैपा, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी इधर आओ। आ रही हूँ माँ। चल सिवली, माँ बुला रही है। हाँ माँ, कुछ कहा आपने? सुनो तुम दोनों, आज मैं जादू बना रही हूँ। मेरी मदद कौन करेगा? क्या जादू? मैं हूँ ना, मैं करूंगी आपकी मदद। नहीं दीदी, तुम रहने दो, मैं माँ की मदद कर दूंगी। अच्छा अच्छा, लड़ो मत। एक काम करो, तुम दोनों ही बना लो, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। नहीं माँ, आपके हाथ के जादू का मजा ही कुछ अलग है। क्यों दीदी? हाँ, ये सही कह रही है, आप ही बनाओ ना। एक काम करो सिवली, तुम माँ की मदद करो, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। ठीक है दीदी। माँ जल्दी से बताओ क्या क्या करना है, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। सिवली की इस बात पर थेपा और मई पास जोर जोर से हंसने लगी। ये कहानी है शिलोंग के पास बसे लापालंग के एक छोटे से गांव की, जहां थेपा अपने दो बेटों बिजॉय और तोरुण के साथ रहती थी। महिपा और सिवली उसकी बहुएं थी। थेपा स्वभाव की जितनी अच्छी थी, उसे बहुएं भी उतनी ही अच्छी मिली थी। दोनों बहुएं अपनी सास से बहुत प्यार करती थीं और उसे माँ कहकर बुलाती थीं। बिजॉय एक दुकान पर काम करता था, जहां पॉलीथीन और तिरपाल वगैरह बेचे जाते थे, जबकि छोटा भाई तोरुण एक बढ़ई के यहाँ काम करता था। थेपा और उसकी दोनों बहुएं घर संभालती थीं। बिजॉय और तोरुण इतना कमा लेते थे कि आराम से घर का खर्च चल जाता था, और इससे ज्यादा की न तो थेपा को जरूरत थी और न ही चाहत। हंसी खुशी परिवार का गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन रसोई में काम करते हुए, माँ मुझे झटका महसूस हुआ। हाँ माँ, मुझे भी लगा जैसे हल्का सा भूकंप आए हो। हे भगवान, दया करो हम पर। पिछली बार भी वो सर्दी का ही महीना था जब भूकंप आया था। पता है, गांव में 3-4 मकान गिर गए थे। ये कब की बात है माँ? तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी, बिजॉय और तोरुण छोटे थे। तब अचानक एक रात को धरती जोर से हिली और फिर कुछ ही देर में हर तरफ तबाही ही तबाही दिखने लगी थी। कई मकान टूट गए थे, सड़कें भी टूट गई थी। कई महीने लग गए थे सब ठीक होने में। चलो ये तो अच्छा, इस बार उतना तेज भूकंप नहीं था। हाँ शायद, दुआ करो कि ये वापस न लौटे। उस दिन सिवली और महिपा तो भूकंप को भूलकर अपने काम पर लग गई, लेकिन थेपा परेशान थी। तभी शाम को अचानक एक छोटा ट्रक थेपा के घर आकर रुका। तुझे कितनी बार मना किया है बिजॉय की दुकान का सामान यहाँ घर में मत लाया कर। वो बस एक रात के लिए है। कल सुबह दुकान का मालिक अपनी कार लेकर आएगा और सामान लेकर चला जाएगा। वो तो ठीक है, पर इसे रखेंगे कहाँ? घर में वैसे भी जगह नहीं बचती है। अच्छा माँ, घर के अंदर नहीं रखूंगा, यहीं रख दूंगा बरामदे में। रहने दे। रात में अगर बारिश हो गई तो तेरा ये सारा सामान खराब हो जाएगा। माँ वो तिरपाल है, वो बारिश के लिए ही बना है। बिजॉय ने अपना सारा सामान जैसे ही बरामदे में रखा कि तभी एक और छोटा ट्रक थेपा के घर के बाहर आकर रुका। ये भी तेरा सामान है क्या बिजॉय? माँ ये मेरा सामान है, कुछ लकड़ियां हैं बस। हे भगवान, तुम दोनों ने अपने घर को गोदाम बनाकर रख दिया है। अब तू इसे कहाँ रखेगा? अरे आप चिंता मत करो, ये भैया का तिरपाल है ना, इसी के नीचे रख दूंगा। अगर बारिश आई तो ये भीगेंगी नहीं। हाँ ठीक है, चलो अब दोनों हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठ गया और बातें करने लगा। माँ, आज तुमको भूकंप महसूस हुआ था क्या? हाँ क्यों, तुझे भी महसूस हुआ था क्या? हाँ, मैं जब सामान ले रहा था तब मुझे भी लगा था, पर इस बार तो बहुत धीमा झटका लगा था। दुआ करो कि सब ठीक रहे। पिछली बार का याद है ना जब भूकंप? थेपा अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगी। थेपा का पूरा घर भी जोर जोर से हिलने लगा। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी थेपा जोर से चिल्लाई, भागो जल्दी बाहर भागो, भूकंप आ रहा है। बिजॉय तू जल्दी से महिपा और सिवली को बाहर लेकर निकल। जैसे ही वो सभी घर से बाहर आए, उनका घर उनकी आंखों के सामने ही भरभरा कर गिरने लगा और फिर थोड़ी ही देर में पूरा मकान मलबे में बदल गया। उनके घर को जाने वाली सड़क टूट गई थी और उसके बीच एक बड़ी सी दरार आ गई थी। पूरे गांव में हल्ला मच गया और देखते ही देखते गांव के सारे मकान गिरने लगे। अब हम क्या करेंगे माँ जी? हाँ माँ, कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। थेपा ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। उनका घर गिर चुका था, खाने पीने का सारा सामान मलबे में दब चुका था और ऊपर से बर्फीली हवाएं उनका बुरा हाल कर रही थी। तभी महिपा ने झट से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग के सहारे वो लोग काफी देर तक बैठे रहे। वो रात बहुत भारी गुजरी। सिवली, माँ को तो तेज बुखार है। ये फोन भी काम नहीं कर रहा है, क्या करूं अब? भैया, जरूर मोबाइल टावर भी गिर गए होंगे। अब हम मदद कैसे बुलाएंगे? हम तो बाइक भी नहीं चला सकते। सड़कों पर देखो कितनी चौड़ी दरार है। तोरुण, कैसे भी करके माँ को ठंड से बचाना होगा। पर कैसे भैया, हम क्या करें?
बिजॉय और तोरुण अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थे। तभी सिवली की नजर मलबे में दबे तिरपाल पर पड़ी, जिसका एक सिरा बाहर दिखाई दे रहा था। सिवली भागकर गई और महिपा भी उसकी मदद करने को आगे आई और फिर दोनों ने वो सारा तिरपाल खींच लिया। सुनिए, आप और भैया दोनों वो लकड़ियां बाहर निकालने की कोशिश करो। अरे पर तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, मैं समझ गई। सिवली सही सोच रही है। तोरुण, तुम लकड़ियां निकालो तो सही। और देखते ही देखते उन दोनों ने अपने टूटे हुए घर के सामने एक बड़ा और मजबूत तंबू बना दिया। अरे वाह महिपा, सिवली, मान गए तुम दोनों को यार। तुम दोनों तो बहुत जुगाड़ू हो। अभी हमारी तारीफ करने का वक्त नहीं है। जल्दी से माँ को अंदर लाओ, हमें उन्हें गर्मी देनी होगी। सिवली ने तंबू के अंदर आग जलाई और थेपा को उसके पास लिटा दिया। गर्मी की वजह से अब थेपा को अच्छा महसूस हो रहा था। सिवली, महिपा, कितना तिरपाल बचा है? अभी तो बहुत सारा है, पर आप क्यों पूछ रही हैं माँ? देखो, पूरा गांव तबाह हो गया है। छोटे छोटे बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं। जितने हो सके ऐसे ही तंबू बनाने की कोशिश करो और सबकी मदद करो। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। फिर अगले ही पल दोनों भाई और उनकी पत्नियां गांव के सभी लोगों के लिए तिरपाल और लकड़ियों से तंबू बनाने में जुट गए। शाम तक गांव के हर परिवार के पास अपना तंबू था। शाबाश मेरी बहुओं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सादी बहुएं इतनी जुगाड़ू हैं। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों। ठंड में जुगाड़ू बहू का मटर वाला घर। प्राची सुबह सुबह अपने बड़े से मटके वाले घर में से निकलकर बाहर आती है और अपनी सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि उसकी सास सुमन खाट पर बैठी हुई थी। अब प्राची अपनी सास को मटर का सूप देते हुए कहती है, माँ जी, आज मैंने आपके लिए मटर वाला सूप बनाया है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी है ताकि आपको बिल्कुल भी ठंड न लगे। कितनी अच्छी बहू है तू, जो हम सब लोगों का इतना ज्यादा ध्यान रखती है। वरना हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस ठंड में हमारा गुजारा कैसे होगा। लेकिन जब भी मैं पिछले साल की सर्दी को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ना ही तुझे ये सारी तरकीब आती और ना ही उस साधु बाबा का आशीर्वाद मिलता, और ना हम इस मटके वाले घर में बैठकर आराम से अपनी ठंड काट रहे होते। ये सब कुछ तो साधु बाबा के आशीर्वाद से ही हो पाया है, वरना पिछले साल तो हमारा सर्दियों में इतना बुरा हाल हो गया था कि हम जीवित रहेंगे भी या नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था। पर अब सब ठीक है ना माँ जी, अब हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्राची और सुमन मिलकर अपने पिछले साल की सर्दियों को याद करने लगती हैं, जब वो अपनी टूटी झोपड़ी में रहा करती थी और जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ा करती थी। उनका वहाँ पर रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। सुमन ठंड में कांप रही होती है और प्राची उसे देखकर बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है। माँ जी देखिए, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है आपको, आपका चेहरा तो लाल हो गया है ठंड की वजह से। नहीं मेरी बहू, तू मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तेरी शॉल लेने की जरूरत नहीं है, तेरा प्यार ही मेरे लिए काफी है। और जिस दिन मेरा बेटा बहुत अच्छे पैसे कमाकर शहर से वापस आ जाएगा, उस दिन हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अब तो मैं उनके वापस आने की उम्मीद भी छोड़ चुकी हूँ। उन्हें गए हुए 4 महीने हो गए हैं, न ही उनकी कोई खबर आई है, न ही कोई कॉल और न ही कोई चिट्ठी। और वैसे भी वो ज्यादा दूर नहीं गए हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही शहर गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें कभी हमसे बात करने का समय ही ना मिला हो। मुझे अपने बच्चे पर पूरा विश्वास है प्राची, वो आज नहीं तो कल वापस जरूर आएगा, तू बस हिम्मत मत हार। सुमन और प्राची ऐसे ही ठंड में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनकी पड़ोसन उनके लिए थोड़ा सा चिकन लेकर आती है और कहती है, ये लो सुमन बहन, मैं तुम्हारे लिए चिकन लेकर आई थी। दरअसल कल रात को मेहमान आए थे और थोड़ा सा चिकन बच गया था, तो सोचा तुम लोगों को भी देती हुई चली जाऊं। वैसे भी सर्दी बहुत ज्यादा है, थोड़ा चिकन खाओगे तो तुम दोनों गरीब सास बहू के शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। अरे धन्यवाद बहन जी, आजकल के जमाने में कौन किसके बारे में इतना सोचता है। आपने हमारे बारे में इतना सोचा और हमारे लिए आप चिकन लेकर आ गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। अब मैं चलती हूँ। दरअसल मुझे अपने घर में भी बहुत ज्यादा काम है और मेरी बहू है ना, उसने भी अपना खुद का घर से काम शुरू किया है, तो बस उसी में आजकल बिजी रहती हूँ। पड़ोसन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और सुमन जैसे ही चिकन को खाने लगती है तभी प्राची उसे रोक देती है और कहती है, रुक जाइए माँ जी, आजकल के जमाने में तो कोई किसी को मुफ्त में गाली भी नहीं देता, फिर वो आपको चिकन क्यों देकर जाएगी? जरूर कुछ और बात है, आप मेरे साथ चलिए। प्राची सुमन का हाथ पकड़कर पड़ोसन की खिड़की के पास लेकर जाती है तो पड़ोसन अपनी बहू से ये
बोल रही थी। वो बहुत ज्यादा गरीब है। कल रात को जब मैं चिकन की सब्जी को खुला रखकर छोड़कर गई थी तो चूहा उसमें मुंह मारकर चला गया था। मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है कि उन पड़ोसन को दे आऊं। वैसे भी अगर उन्हें कुछ हो भी गया तो सबको यही लगेगा कि गरीबी और लाचारी की वजह से मर गई हैं। बिल्कुल ठीक किया। अब हम आस पड़ोस वालों को सबको बताएंगे कि हमने उन्हें चिकन की सब्जी दी थी खाने के लिए। आपने तो बहुत अच्छा काम किया। ये सारी बातें सुनने के बाद सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर खूब रोती है। उसे समझ में आ जाता है कि दरअसल संसार में कोई भी किसी का अपना नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब प्राची अपनी सास के साथ सूखी रोटी खा रही थी, तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी और साधु बाबा ठंड से कांप रहे थे। दरवाजे पर आकर वो कहते हैं, बेटी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, थोड़ा सा गर्म पानी पिला दो, ईश्वर की बड़ी कृपा होगी तुम पर। प्राची तुरंत ही खाने पर से उठती है और उसके बाद अपने हाथ धोकर साधु बाबा को पानी लाकर देती है। जैसे ही साधु बाबा पानी पीते हैं और प्राची वहाँ से जाने लगती है तो साधु बाबा फिर से उसे टोकते हुए कहते हैं, बेटा बहुत भूख भी लगी है, अगर कुछ खाने को दे देती तो तुम्हारा बहुत भला हो जाता। साधु हूँ, इधर उधर भ्रमण पर निकला हूँ और सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्राची अंदर जाती है और अपनी थाली में रखा हुआ सारा खाना उठाकर उसे एक साफ थाली में डालकर साधु बाबा को दे देती है। वो वापस आने लगती है तो साधु बाबा फिर से उसे पीछे से आवाज लगाकर कहते हैं, बेटी अगर तुम्हारी झोपड़ी में आकर कुछ देर विश्राम कर सकूं और ये खाना खा सकूं तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। बाहर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये बात सुनने के बाद अब सुमन साधु बाबा से बोल देती है, अरे बाबा आप तो मेरी बहू की अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। जब इतना कुछ कर ही दिया है तो अब अंदर भी आ जाइए, आ जाइए, साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। मेरी बहू ने बहुत अच्छी मटर की चटनी बनाई है। ये बात अलग है कि मेरी बहू की सारी मटर की चटनी तो आप खा जाएंगे क्योंकि हम गरीब सास बहू ने थोड़ा सा ही खाना बनाया था। माँ जी रहने दीजिए ना, वैसे भी दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, शायद इस पर बाबा का नाम लिखा हुआ था। आ जाइए बाबा, आप अंदर आ जाइए। अब साधु बाबा घर के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि झोपड़ी बहुत छोटी थी लेकिन उनके घर का आंगन बहुत बड़ा था। ये सब कुछ देखकर साधु बाबा बहुत चकित हो जाते हैं और कहते हैं, पुत्री जब तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा आंगन है तो तुम यहाँ पर कोई कमाई का साधन क्यों नहीं इकट्ठा कर लेती? तुम लोग इतनी मजबूरी में अपने दिन गुजार रही हो। हाँ बाबा, बस मेरी पेंशन के पैसों से किसी तरह हमारा गुजारा चल रहा है। और रही सांगन की बात तो ये बंजर है, इस पर कुछ भी खेती नहीं होती और हम ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। अब साधु बाबा मुस्कुराते हैं और खाते खाते पूरी मटर की चटनी जो उनकी थाली में थी उसे जमीन पर गिरा देते हैं। ये देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वैसे ही उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और साधु बाबा खाना जमीन पर गिरा कर भी मुस्कुरा रहे थे। सुमन उन्हें घूर कर देखती है और साधु बाबा कहते हैं, बेटी अब जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दो। इस घर में इतनी ज्यादा मटर उगेगी कि तुम यहाँ रह नहीं पाओगी। अब तुम्हें अपने लिए अपने आंगन में घर बनाना होगा। तुम्हारे घर का पूरा वास्तु बदल जाएगा। जहाँ तुम्हारी झोपड़ी थी वहाँ पर मटर की खेती होगी और जहाँ तुम्हारा आंगन था वहाँ तुम एक नया घर बनाओ, एक नया रास्ता भी। सुमन और प्राची बाबा को देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि बाबा के कहने का क्या मतलब था, जिसके बाद बाबा मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सुमन और प्राची भी बाबा को पागल समझकर कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे ही रात को वो दोनों सोती हैं, तो सुबह पूरे घर में मटर की बेलें थी। ये देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और प्राची कहती है, इसका मतलब ये सब कुछ उस मटके वाले साधु बाबा की कृपा से हुआ है। माँ जी, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। फिर जब वो आंगन में आती है तो वहाँ बहुत ही सुंदर मटके वाला घर बना हुआ होता है। हाँ, वो बाबा तो सच में अंतर्यामी निकले और मैं तो बेकार ही उन्हें मटर की चटनी गिराने की वजह से सुनाए जा रही थी। सच में वो बाबा बहुत अच्छे थे। अब सुमन और प्राची मिलकर उस मटर को गांव के बाकी लोगों को भी बेचने लगते हैं ताकि उनका गुजारा हो सके। इस तरह ठंड में जुगाड़ू बहू का मटके वाला घर और मटर की खेती उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देती।